हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया ही तो कर होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास बेसिकली क्या होगा, आज का क्लास क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इधर पे चैप्टर में आ जाओ। तो चैप्टर में आने के बाद हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आज का मैंने एक थॉट रखा। तो आज का थॉट क्या है, देखो, डू व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज इजी। तो ये लाइन बहुत ही एक सीधा साधा लाइन है, बट ये ग्रेट मीनिंग रखता है आपके लाइफ में। चलो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हेलो। सो आज का चैप्टर बेसिकली इधर से शुरू होता है, लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। सो एज हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो लाइफ प्रोसेस को पहले ना समझ लेते हैं। तो लाइफ प्रोसेस एक्चुअली है क्या। तो लाइफ प्रोसेस ज्यादा कुछ नहीं है। द प्रोसेस in which living organisms perform basic and essential activities in order to sustain and maintain life। इस सेंटेंस में एक आया है कि द प्रोसेस इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू सस्टेन एंड मेंटेन लाइफ, इसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आता है कि एक मतलब लिविंग जो भी है, जैसे कि प्लांट्स, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद हम जैसे इंसान, तो क्या करते हैं, हम डे टू डे लाइफ में जो भी खाते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मान लो प्लांट्स को वाटर देना होता है, मिनरल्स देना होता है, जो भी मिनरल्स सॉइल से कलेक्ट करता है, वाटर जो भी उसी से वो जीता है, ठीक है। जैसे हम इंसान के लिए क्या होता है, हम हर रोज सुबह को खाते हैं, शाम को खाते हैं, रात को खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उसी से हमारा जीवन चलता है। तो इसी से आगे बढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें देखा जाए न्यूट्रिशंस भी होता है, ग्रोथ भी होता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन भी होता है, मूवमेंट भी होता है, उसके बाद सेंसिटिविटी भी होता है, और रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो इसमें लाइफ प्रोसेस में क्या क्या होता है, और भी बहुत सारा है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिशन भी होता है, ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, सेंसिटिविटी भी होता है, रेस्पिरेशन होता है, मूवमेंट होता है। तो इसे सबको मिला के ये इसको लाइफ प्रोसेस कहा गया। तो आते हैं अगले स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। इसमें हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, पहले समझ लो उसके बाद लिखते हैं। मेटाबॉलिज्म वो है कि हम दिन में बहुत सारा ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच को खाते हैं, उसके बाद डिनर खाते हैं, जो भी खाते हैं उसे बीच फ्रॉम द मॉर्निंग टिल
टिल टू द नाइट हम जो भी खाते हैं, जो हम पेट हमारे ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाते हैं, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उधर पे जो भी डाइजेशन वगैरह होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑल द केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल द केमिकल reactions in the body is called मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म भी दो प्रकार का होता है। एक पहला ये है कि एनाबॉलिज्म और दूसरा है ये है कि कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पहले हम एनाबॉलिज्म को समझ लेते हैं। एनाबॉलिज्म है क्या? स्मॉलर पार्टिकल्स और स्मॉलर molecules join together to form larger molecule। इसमें एक आएगा कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, सब मिलके एक बड़ा सा, एक बहुत ही हेवी सा लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे मान लो ए एक मॉलिक्यूल है प्लस बी, और बी भी एक मॉलिक्यूल है प्लस सी भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये तीनों मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल बना दे, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, तो उसी तरह कैटाबॉलिज्म में आता है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी से वो एनर्जी इट रिक्वायर्स एनर्जी, वो क्या करता है, वो बॉडी से एनर्जी यूज करता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं कैटाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, इसका उल्टा है। तो इसका उल्टा होने से क्या होगा कि लार्जर molecules break down to form smaller molecules। तो इसमें भी सेम एग्जांपल, जैसे कि मान लो ए बी सी है और ये तोड़ के क्या बनाया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, समझ में आएगा? तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए तो ये सब पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं कि द प्रोसेस by which green plants make their own food। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ग्रीन प्लांट्स मेक their own food using water, sunlight, उसके बाद मिनरल salt to nourish itself and to other organism। ठीक है, इसमें एक आ गया कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग वाटर। ये सब यूज करके
ये सब यूज करके, सनलाइट यूज करके, मिनरल सॉल्ट यूज करके वो अपने आप को भी नॉरिश करते हैं और दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का मेन एलिमेंट ये है कि CHLO-ROPHY डबल एल क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस का मेन एलिमेंट है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। और फोटोसिंथेसिस का मेन एलिमेंट यही होता है, क्लोरोफिल ही होता है मेन एलिमेंट, जो कि एक्चुअल काम करते हैं सनलाइट लाइट को ट्रैप करके, जो भी वगैरह प्रोसेस होते हैं उसमें ये मैक्सिमम टाइम हेल्प करता है। ठीक है। तो इसमें और एक पॉइंट है, द लाइट इज used to split water into H2 and O2। ठीक है। तो क्लोरोफिल जो लाइट ट्रैप करता है सन से, उसको क्या, वो लाइट क्या करता है? वो लाइट स्प्लिट करते हैं वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उसके बाद आ जाते हैं हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है प्लांट के अंदर, क्योंकि इधर पे वाटर का भी यूज हो रहा है, सनलाइट का भी यूज हो रहा है, मिनरल सॉल्ट का भी यूज हो रहा है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो तो केमिकल रिएक्शन से ही समझ में आएगा। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस लिख लेते हैं। Therefore, the overall chemical reaction, ठीक है, इक्वल टू 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। ये इक्वेशन याद रखना, इसमें क्या होता है? सनलाइट का यूज होता है। ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का फोटोसिंथेसिस का ये मेन इक्वेशन है। पूरा प्रोसेस इसमें शॉर्ट वे में समझा दिया गया है। ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में। ठीक है। तो स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा आर स्मॉल pores in leaves which helps the plants in transpiration। ठीक है। और स्टोमाटा में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमाटा contain guard cells which are responsible for opening and closing of the stomata। ठीक है। तो स्टोमाटा बेसिकली क्या होता है? स्टोमाटा आर द स्मॉल पोरस इन द लीव्स व्हिच हेल्प्स द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन। ठीक है। और स्टोमाटा कंटेन गार्ड सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। ठीक है। तो स्टोमाटा कैसा होता है? तो मैं ड्रॉ करता हूं।
तो ये क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल ये क्या है, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म ये क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेलुलर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, सेल वॉल, ठीक है। और ये है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, ठीक है। ये है क्लोज्ड स्टोमाटा। क्लोज स्टोमाटा, ठीक है। इसको क्लोज स्टोमाटा कहा गया। और इसको साइटोप्लाज्म नहीं है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं ओपनिंग स्टोमाटा। ये क्या है, ओपन स्टोमाटा, ठीक है। तो इसमें क्या, स्टोमाटा में हम क्या पढ़े कि स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा आर स्मॉल पोरस इन लीव्स व्हिच हेल्प्स द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और स्टोमाटा और क्या करता है, स्टोमाटा में गार्ड सेल्स होता है, ठीक है। ये रहा हमारा गार्ड सेल्स, ये जो है उसमें गार्ड सेल्स रहता है व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ठीक है। ये जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये है क्लोज स्टोमाटा और ये जो मैंने ड्रॉ किया वो है ओपन स्टोमाटा, ठीक है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या, तो ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन which organism fed on dead and decaying organic matter, ठीक है। तो इसमें एक आ गया है कि जो भी हमारे मतलब जो भी हम कहीं पे भी देखते हैं कि मरा हुआ मुर्गी और मरा हुआ जो भी है डेड बॉडीज जो भी है, उसमें जो कोई भी बैक्टीरिया फंजाई अटैक करते हैं वो किस न्यूट्रिशन के अंदर पड़ते हैं, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो मतलब एक नोट टिक लिखो कि इन दिस मैक्सिमम organic matter is digested outside
the body and then it is absorbed by the organism। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम फंजाई। एग्जाम्पल फंजाई ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फंजाई लेते हैं। उसके बाद आते हैं और एक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये भी एक डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन है, जिसमें इन दिस ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिखते हैं हम कि this is a type of heterotropic nutrition in which organism live on the host surface or inside the host body and directly obtain nutrient from the body, from the host body. The host body is called parasitic इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लीच। LEACH, लीच। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बेसिकली क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म लिव ऑन द host surface or inside the host body and directly obtain nutrient from the host body is called parasitic nutrition, जैसे कि लीच। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम क्या पढ़ेंगे? इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एमोबिया। ठीक है, एमोबिया का न्यूट्रिशन पूरा होल प्रोसेस विद द ड्राइंग वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि एमोबिया फेड्स बाय होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इधर पे होलोजिक वर्ड का मेंशन किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे कि मान लो हम एक फूड इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, माउथ के थ्रू हम खाते हैं किसी भी चीज को, तो आगे प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। सेम प्रोसेस को क्या कहा गया है? होलोजिक। हमारे अंदर भी जो कुछ भी हो रहा है, हम जब कुछ खाते हैं उसके बाद डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, वो सेम प्रोसेस होलोजिक में भी होता है, इसलिए एमोबिया में भी होता है, इसलिए उसको होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट पे ये कहा गया कि इट engulfs the food particles using pseudopodia, the process is called phagocytosis। तो मैं ड्राइंग बना लेता हूं पहले। मान लो ये एमोबिया है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अगले प्रोसेस में क्या हुआ? ये इसका न्यूक्लियस है और इधर पे एक फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। ठीक है, तो अगले प्रोसेस में क्या होता है? तो
तो एमोबिया जो होता है उसका एक सीडोफोडिया बन जाता है, मतलब ऐसे एक सीडोफोडिया बन जाता है, ठीक है। ऐसे करके एक सीडोफोडिया बन जाता है जो फूड को पकड़ सके अच्छी की तरह। तो इसको ये दोनों को क्या कहा जाता है, ए सीडोफोडिया ऑफ एमोबिया। सीडोफोडिया, ठीक है। ये रहा फूड पार्टिकल, ये क्या था, फूड पार्टिकल। उसके बाद अगली प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इट एनगल्फ्स फूड गेट्स एनक्लोज्ड इन ए फूड वैक्यूल। उसके बाद क्या होता है, ये जो एमोबिया का जो सीडोफोडिया है वो फूड को अच्छी तरह से एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये रहा फूड, तो ये एनगल्फ कर लिया, ये रहा फूड, ठीक है, फूड पार्टिकल, फूड, ठीक है। तो इसने अच्छी तरह से एनगल्फ कर दिया। तो ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये क्या है, वैक्यूल है, एमोबिया का वैक्यूल, ठीक है। तो उसके बाद अगले प्रोसेस में क्या होता है, अगले प्रोसेस में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऐसा होता है, तो मैं दिखा देता हूं। इधर पे न्यूक्लियस है, इधर पे न्यूक्लियस, इधर पे भी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगले प्रोसेस में क्या होता है, उसमें डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फूड पार्टिकल, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा फूड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आता है, व्हेन द फूड ओपन्स टू द आउटसाइड एंड इजेक्शन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। जैसे कि पहला हमने देखा था कि ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये फूड पार्टिकल है, उसको सीडोफोडिया के हेल्प से फूड पार्टिकल को अच्छी तरह से कैप्चर कर लिया। उसके बाद मतलब वो सीडोफोडिया के हेल्प से एनगल्फ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, वैक्यूल के अंदर चला गया फूड। उसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद इजेशन हो रहा है, जैसे कि ड्रॉ करूंगा, ये क्या हो रहा है, इजेशन हो रहा है, ये रहा न्यूक्लियस। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। मैं फिर से बताता हूं कि देखिए, एमोबिया फेज बाय होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, उसको जो भी प्रोसेस होता है उसको होलोजेनिक न्यूट्रिशन कहता है। तो एमोबिया में भी सेम होता है, इसलिए एमोबिया होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके बाद क्या करता है, इट एनगल्फ्स द फूड पार्टिकल्स यूजिंग सीडोफोडिया, द प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो एमोबिया भी क्या करता है, सीडोफोडिया के हेल्प से फूड को एनगल्फ करते हैं। उसके बाद जो भी होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो बाकी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। एमोबिया का प्रोसेस समझ में आया, न्यूट्रिशन। उसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। तो हेलो, तो इसी स्लाइड में हम क्या देखेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एमोबिया के बारे में। चलो पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो ह्यूमंस में क्या कहा गया है कि ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, दे फेड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड फूड। तो इसमें ये कहा गया कि एस ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, ठीक है। तो ओमनिवोरस का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म एनिमल का फूड भी खाता है और प्लांट्स का फूड भी खाता है। तो हम तो ओमनिवोरस है, इसलिए हम प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं, इसलिए हमें ओमनिवोरस कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे ये कहा गया, बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हैव ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। तो बीइंग मोर कॉम्प्लिकेटेड उसका मतलब क्या है, तो आपको भी पता है, जब हम कुछ खाते हैं तो पहले हम मुंह से चबाते हैं उसको, उसके बाद ओसोफेगस के थ्रू हमारे पेट के अंदर जाता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलते हैं। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस मतलब खाने के अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है, फंगस जो भी होता है उसको किल करता है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन को पास ऑन करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर डाइजेशन होता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है क्योंकि उसमें भी कुछ बैक्टीरिया है। तो उसके बाद क्या होता है,
वो एनएस के थ्रू पास ऑन होता है, ठीक है, इसलिए उसे कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम कहा गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज एन एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड व्हिच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। तो इसमें ये कहा गया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरा फुल डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें एलिमेंट्री कैनल का यूज किया गया। एलिमेंट्री कैनल का मतलब ये होता है कि देखो, एलिमेंट्री कैनल का मतलब ये होता है कि इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। मतलब इसके बीच में भी जो भी आता है, हमारा मुंह जो है वो भी एक एलिमेंट्री कैनल का पार्ट होता है। तो उसके बाद स्टोमक आता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। मतलब इस इन माउथ के और एनस के बीच में जो कुछ भी आता है पार्ट जो डाइजेशन में इन्वॉल्व है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल का पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 का हम ये कहा गया कि देयर आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो प्रोसेस है, कोई भी सिस्टम करने का एक मतलब सीरियल होता है, कोई भी एक प्रोसेस करने का सिस्टम होता है, क्योंकि जैसे कि मान लो 1 2 3 ऐसे करके एक सिस्टम होता है, सीरियल होता है। तो हम तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि 9 नंबर सिस्टम का शुरुआत है, 1 नंबर सिस्टम की शुरुआत है। इसी तरह इसका भी डाइजेशन प्रोसेस का भी एक शुरुआत होता है। जैसे कि पहले जो हम खाते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं, उस वो किसके अंदर आता है, इंजेशन के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो ओसोफेगस के थ्रू पेट में जाता है, पेट के जाने के बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होने के बाद वो क्या एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, उसके बाद जो भी वेस्ट बचता है आफ्टर डाइजेशन एंड एवरीथिंग, तो उसको क्या करता है, बॉडी से फेंक दिया जाता है थ्रू एनस, ठीक है। इसे इजेशन कहते हैं, गॉट इट। तो एलिमेंट्री कैनल का तो आपको पता ही चल गया कि इट स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस। तो इसके बीच में जो भी आता है सिस्टम, उसे हम क्या एलिमेंट्री कैनल के अंदर वो पड़ता है, ठीक है। तो ओसोफेगस, जैसे कि ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड आर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो इसी स्लाइड इधर पे खत्म होता है। तो आप आते हैं अगले स्लाइड पे। तो हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में, तो एलिमेंट्री कैनल के बारे में पढ़ा था। तो अभी एलिमेंट्री कैनल के अंदर माउथ आता है, बहुत कुछ आता है, तो ठीक है, उसको थोड़ा ब्रीफली समझते हैं, तो हमें ह्यूमंस का न्यूट्रिशन सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं माउथ पे, ठीक है। तो माउथ से शुरुआत करते हैं। तो एज यू नो, एलिमेंट्री कैनल का शुरुआत कहाँ से होता है, माउथ से होता है ना। तो चलो आ जाओ। इट इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड हेल्प्स इन इंजेशन। मतलब एलिमेंट्री कैनल का शुरुआत माउथ है, तो माउथ क्या करता है, इंजेशन, फूड को खाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, माउथ, द बकल कैविटी। माउथ इज आल्सो कॉल्ड एज बकल कैविटी। तो द बकल कैविटी हैज टीथ एंड टंग व्हिच हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। तो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, माउथ में टंग प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमें कैसे हेल्प करता है, वो मास्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब फूड को चबाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, इट आल्सो कंटेन्स टंग व्हिच हैज अ टेस्ट बड एंड हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। मतलब मुंह में, बकल कैविटी में और क्या प्रेजेंट होता है, टांग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टांग हमें क्या करता है, इसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होता है, छोटा छोटा व्हाइट कलर का होगा, टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। तो टेस्ट बड हमें क्या करता है, फूड को टेस्ट करने में, कैसा टेस्ट है, कैसा स्वाद है उसका, उसको पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं टीथ पे। तो टीथ को तो आप मालूम ही है, दांत जिसको कहते हैं हम। तो दांत क्या होता है, तो आ जाता है पहले पॉइंट पे, हार्ड स्ट्रक्चर्स इन द बकल कैविटी। तो ये रहा आपका दांत, ठीक है, ये रहा आपका दांत, जिसको ये ऊपर का पार्ट क्राउन होता है और नीचे का पार्ट रूट होता है, ठीक है। तो आ जाता है पॉइंट पे, हार्ड स्ट्रक्चर्स इन द बकल कैविटी। ये जो दांत होता है ना, बहुत ही मजबूत, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। और आ जाता है सेकंड पॉइंट पे, इट हेल्प्स अस टू कट, टेयर एंड मास्टिकेट द फूड वी ईट।
ठीक है। तो खाना तो हम ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में तो खाते नहीं है, तो ऐसे से मोटा मोटा मतलब बिग साइज में हम खाते हैं। तो ये जब मुंह में जाते हैं उसमें कैसे कैसे छोटा छोटा पार्टिकल्स बनता है, दांत के हेल्प से। तो दांत क्या करता है, उसको चबाता है, मास्टिकेट करता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट कर देता है दांत, ठीक है। तो आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे। तो दांत का जो एनिमल है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो एनिमल पार्ट है, ठीक है, एनिमल इज द हार्डेस्ट एंड एनिमल इज द आउटर मोस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो डायमंड से भी हार्ड है, ठीक है, ये दांत। और आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो दांत जो है वो 4 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक होता है इंसिसर्स। इंसिसर्स बेसिकली क्या करता है, जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसको चबाने में हेल्प करता है, ठीक है, फॉर हेल्प्स इन बाइटिंग द फूड, हेल्प्स इन बाइटिंग द फूड, ठीक है। और कैनाइन्स क्या करता है, कैनाइन्स कहते हैं हेल्प्स इन टेयरिंग द फूड, ठीक है, वो टेयर करने में हेल्प करता है। मोलस्क क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करते हैं, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग में हेल्प करता है। और प्रीमोलस क्या करते हैं, प्रीमोलस इन ग्राइंडिंग भी करता है, ग्राइंडिंग करता है उसको, ठीक है। समझ में आ गया टीथ के बारे में, माउथ के बारे में। और अब आते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। तो हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे, जैसे कि पहला स्लाइड में हमने देखा था कि माउथ के बारे में डिस्कस किया था, टीथ के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी इसी स्लाइड में हम ओसोफेगस और स्टोमक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओसोफेगस एक्चुअली क्या है, ठीक है, जब हम खाना खाते हैं उसको मास्टिकेट करते हैं, उसको चबाते हैं, मतलब जो भी सलाइवा के साथ मिक्स होता है उसमें स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स बन गया। उसके बाद वो ओसोफेगस एक पाइप की तरह होता है, वो 24 सेंटीमीटर का लॉन्ग होता है, लेंथ होता है उसका। तो उसके थ्रू वो क्या कहा जाता है, पेट के अंदर जाता है, ठीक है। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द ओसोफेगस, मतलब जो भी हम खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद चबाते हैं उसको, वो चबाने के बाद वो तो मुंह में रहेगा नहीं, वो अगले प्रोसेस में पास ऑन होगा, तो ओसोफेगस में पास होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमें ये कहा गया है कि इट इज मस्कुलर ट्यूब 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट हैज अ स्फिंक्टर बाल्ब ओपनिंग एट ईच एंड, मतलब कि ओसोफेगस जो है उसके एंड में एक बाल्ब की तरह है, जैसे कि इसको मान लो एक बाल्ब, ठीक है, इसको एक बाल्ब की तरह ये जो पाइप है, ठीक है। जब खाना आता है तो ये ऐसे खुल जाता है, और जब खाना नहीं आता वो ऐसे बंद हो जाता है, मतलब इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फूड, ठीक है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे एक आ रहा है कि द फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब ये जो पाइप है, पाइप इस प्रकार का है, ठीक है, ओसोफेगस इस प्रकार का है। तो इसमें जो प्रेशर होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब जो प्रेशर देते हैं वो ऐसे ऐसे करके वो नीचे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब ऐसे करके जाता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्टोमक के बारे में, ठीक है। तो स्टोमक को आपको भी पता है, हमारा पेट जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। तो उसका क्या क्या काम होता है चलो सीखते हैं। चलो पहला पॉइंट ये है, द स्टोमक इज अ थिक वॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जब हम कोई खाना नहीं खाते, मतलब हमको शरीर को तो पता होता है कि हम इस टाइम पे डिनर लेते हैं, तो सपोज हमारा लंच का टाइम है 2 PM, ठीक है, आफ्टरनून। हमने मान लो 2 PM की जगह हमने खाया 6 PM को, तो हमारा शरीर को तो पता है कि इस टाइम पे हम खाते हैं, तो शरीर ने क्या किया, उस टाइम पे 2 PM पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज कर दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद एसिडिटी बन गया, म्यूकस के लेयर धीरे धीरे डैमेज होने लगे, उसके बाद पेट दर्द होने लगे। तो इसका कारण यही है कि हाइड्रोक्लोरिक तो आपको पता है बहुत एसिडिक होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको थिक बनाया गया है ताकि
वो ज्यादा डैमेज ना हो, ज्यादा अफेक्टेड ना हो। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द ओसोफेगस एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड। मतलब वो एक एंड से फूड को रिसीव करता है ओसोफेगस से और दूसरे एंड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन को पास ऑन करता है। तो उसी बीच पेट का क्या काम है? तो पेट में आप कह सकते हो पेट का तो कोई काम ही नहीं दिखाई दे रहा, पेट का काम है। तो पेट क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो भी खाने में बैक्टीरिया और ये मतलब जो भी फंगस वगैरह जो भी इंफेक्टेड है उसको मार देते हैं, मार के उसको फ्रेश बना देते हैं, ठीक है। और पेट में भी और कुछ है, बहुत कुछ है। तो आप अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस सीक्रेट करता है, HCl एसिड सीक्रेट करता है जो बैक्टीरिया को मारता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जो मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे, एंजाइम्स। एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। मतलब पेट के अंदर एक एंजाइम भी है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो पेट तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है। तो एंजाइम क्या करता है, फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने में हेल्प करता है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि HCl हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब फ्रूट में जो प्रोटीन होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लो 100% तो डाइजेशन नहीं कर पाता प्रोटीन को, मान लो 20% डाइजेशन HCl खुद कर देता है, तो बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं, लो तुम्हारा काम ये है, तुम करो, ठीक है। तो पार्शियल डाइजेशन HCl कर देता है प्रोटीन का। उसके बाद ऑल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। मतलब फूड के अंदर जब खाते हैं वो तो बैक्टीरिया तो हो गई, मतलब जो भी बैक्टीरिया होता है छोटे छोटे तो हमको पता नहीं चलेगा, तो पेट के अंदर जाने के बाद जो HCl वो तो हाईली एसिडिक होता है, तो हाईली एसिडिक होने के कारण जो भी बैक्टीरिया होता है वो खाने के अंदर उसको खत्म कर देता है, मतलब वो सेफ फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, उसके बाद ओसोफेगस के बारे में, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इट इज 5 फीट लॉन्ग। उसका लेंथ जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का 5 फीट लॉन्ग है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में एक आ गया, इट हैज 2 रीजन, वन इज कॉलन एंड रेक्टम। मतलब मान लो जितना भी लंबाई है उसका, पहला पार्ट ये है कोलोन, सेकंड पार्ट ये है रेक्टम, ठीक है। समझ में आ गया? चलो डस्टर ले लेते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे एक आ गया कि द रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इलेम। इलेम इज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आइलैंड जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद जो भी आता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट आता है, पहला पार्ट आता है कोलोन, उसके बाद वो द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम है और पहला पार्ट ये है कि कोलोन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एट बेस ऑफ असेंडिंग कोलन, ठीक है, कोलन का जो बेस होता है, ठीक है, असेंडिंग कोलन का, उसके बाद उसमें स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ इज सीन एंड इज कॉल्ड अपेंडिक्स। मतलब कोलन का जो पार्ट है उसमें जो बेस होता है, वो बेस के अंदर स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है। फिंगर लाइक, छोटा सा फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम क्या है? अपेंडिक्स। आप देख सकते हैं डायग्राम में, आप देखेंगे उसको। एज दिस इज ए वन शॉट वीडियो, मैं बोर्ड पे पहले लाइन लिखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, क्योंकि अगर क्लास के दौरान में, रिकॉर्डेड क्लास के दौरान में ये सब लिखता हूँ और उसके बाद समझाता हूँ तो बहुत लंबा क्लास चलेगा, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता। तो इसलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करता, तो आपको चाहे दिक्कत ना हो। इसलिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं साइड से बनाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
लाइट का। तो उसके बाद अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं मेरे से, और आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल शेयरली रिप्लाई योर कमेंट। और अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन बाकी रहेगा इस चैप्टर में तो बता देना, अगले पॉइंट में हम अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के शुरुआत से। और लाइक एंड शेयर तो जरूर करना, ठीक है। तो अब टॉपिक पे, तो टॉपिक पे ये रहा कि लार्ज इंटेस्टाइन का 5th नंबर पॉइंट, इट हैज मेनी हाउसेस ऑफ बैक्टीरिया। पॉइंट मार्क करना, हाउसेस ऑफ बैक्टीरिया मतलब देखो सक्सेसफुल एक जो इंसान होता है उसके लाइफ में सक्सेस होना मतलब उसका खुद का मेहनत नहीं होता। खुद का मेहनत तो होता है, 90% उसका खुद का मेहनत होता है, लेकिन 10% उसका माँ बाप का रहता है, उसका टीचर का रहता है, उसका गुरु का रहता है, मतलब फ्रेंड्स का रहता है, फैमिली का, सिस्टर का रहता है, किसी का भाई का रहता है, किसी का बहुत दूर का रिश्तेदार का रहता है। ठीक इसी तरह डाइजेशन के प्रोसेस में भी हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का भी एक रोल है, ओसोफेगस का भी एक रोल है, माउथ का भी एक रोल है, तो इधर पे लार्ज इंटेस्टाइन का भी एक रोल है। कैसे लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है? जैसे मान लो हाउसेस ऑफ बैक्टीरिया, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारा ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, लास्ट डाइजेशन जिसको कहते हैं। तो लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन इज डन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद वो इजिशन के माध्यम से वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकलते हैं उसको बाहर फेंका जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम ओपन्स टू द आउटसाइड बाय एनस, ठीक है। तो रेक्टम में जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, रेक्टम तो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, तो उसमें तो वेस्ट होगा ऑफ कोर्स। तो वेस्ट तो बॉडी से निकलता है, किसके थ्रू निकलता है, हमारे एनस के थ्रू निकलता है। तो इसी स्लाइड में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक खत्म होता है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो हम इसी स्लाइड में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। पहले आपने जो कुछ भी पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन, माउथ, टीथ, ओसोफेगस, उसके बाद एलिमेंट्री कैनल, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, वो सब न्यूट्रिशन का पार्ट था। तो अब दूसरा टॉपिक है टोटली डिफरेंट, वो है रेस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, ठीक है, उसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। तो ऑक्सीजन में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये क्या आता है, रेस्पिरेशन के अंदर आता है। रेस्पिरेशन ब्रॉडली मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनिमल और प्लांट्स हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि एनिमल्स उसके अंदर लंग्स है, फेरिंग्स है, उसके बाद लैरिंग्स है, इसके थ्रू वो ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। उसके बाद तो लंग्स आपको भी है, लंग्स पता है, लंग्स है। तो प्लांट्स के अंदर ये सब नहीं होता। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर स्टोमाटा होता है, लीव्स के अंदर लेंटिसेल्स होता है, स्टेम के अंदर, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ठीक है। वो टोटली डिफरेंट है, इसलिए इसमें ये पॉइंट का। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एट सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन मींस द बर्निंग ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी। मतलब सेलुलर लेवल पे, एकदम ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन कुछ नहीं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, सेलुलर रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब सेलुलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के बिना भी चलेगा और ऑक्सीजन के साथ भी चलेगा, ठीक है। वो किसी भी तरीके, मतलब किसी भी एटमॉस्फेयर पे वो चल सकता है, विदाउट ऑक्सीजन और विद इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज जो क्या आते हैं हमारे फूड से, फ्रॉम आवर फूड वी टेक, जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके, हमने जो इनहेल ऑक्सीजन इनहेल किया उसके साथ मिलके क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी किस काम में आते हैं हमारे बॉडी में? एनर्जी बहुत सारे काम में आते हैं, जैसे कि मान लो हमारे सेल एक्टिविटी में काम आते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो काम आता है।
उसके बाद आ जाते हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ क्या मिलकर एनर्जी बनाते हैं। उसके बाद CO2 जो हम एक्सेल करके बाहर निकलते हैं, उसके बाद वाटर बनता है। ठीक है, तो आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें हम समझेंगे पूरे ब्रीफ तरीके से कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होते हैं, कैसे पायरुवेट बनता है, कैसे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पूरा डिटेल्स में मैप के थ्रू समझेंगे अगले स्लाइड में। चलो आते हैं अगले स्लाइड। तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे क्या देखा था, पिछले स्लाइड में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बाद हमने अब देखेंगे ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज से क्या एनर्जी, कैसा एनर्जी बनता है, विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, विद ऑक्सीजन क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, बहुत सारा हम कुछ समझेंगे चार्ट के थ्रू। ये आपका बहुत काम का चीज है। ठीक है, ये एग्जाम में जाने के पहले फॉलो करके जाना। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, आप 11 में मॉलिक्यूलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज कैसे होता है, और मतलब बहुत सारा सीखेंगे 11 के चैप्टर में। तो आप इतना ही सीखते हैं कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक होकर पायरुवेट बनता है जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। उसके बाद एनर्जी भी फॉर्म होता है जो कि एटीपी के माध्यम में रहता है बॉडी। तो एटीपी क्या काम में आता है, एटीपी सेलुलर एक्टिविटीज में काम में आता है। ठीक है, तो सेलुलर एक्टिविटीज जैसे एग्जांपल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद मूवमेंट्स वगैरह जो भी होता है वो एटीपी के थ्रू होता है, एनर्जी यूज होता है। तो उसके बाद हम अगर देखें ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट में हम क्या देखें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट में क्या होता है। अगर ईस्ट में ऐसे पायरुवेट है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो इथेनॉल बनता है। इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्म है C2H5OH। ठीक है, तो इथेनॉल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, तो इथेनॉल के फर्मेंटेशन में भी आप पढ़ेंगे 11 में कि ईस्ट का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि इथेनॉल का फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट चाहिए, वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स क्या होता है। अगर मसल्स में ऑक्सीजन नहीं है लेकिन हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है मसल में, जब हम जिम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारा जब जिम करते हैं तो मसल क्रैम्प होने लगता है। तो मसल क्रैम्प किस लिए होता है, तो हम जब जिम में जाते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो बॉडी उतना सप्लाई नहीं कर पाती। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो बॉडी में है वो क्या करता है, दो 3 मॉलिक्यूलर फॉर्म है, वो लैक्टिक एसिड तोड़ के वो एनर्जी बन जाता है, बॉडी को एनर्जी देता है, जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग मच, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि सेल को एक एनर्जी देता है उसका खुद का काम करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एक, तो उसके बाद वाटर बनता है, उसके बाद एनर्जी बनता है। पूरा आपको समझ में आया डिटेल्स में? अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देख लेना ये थोड़ा पार्ट। ठीक है, आप आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसी स्लाइड में हम पढ़ते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। तो पिछले स्लाइड में हमने ये देखा था कि एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से उसके बाद ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद पायरुवेट बनता है, उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके बाद देखा हमने ये भी देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है। तो ठीक है, इसी स्लाइड में हम पढ़ते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में। तो इनहेलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज इन रीच ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। मतलब इसमें यह कहा गया है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं, मतलब जो एयर एटमॉस्फेयर में जो हम सांस लेते हैं, जो एयर हमारे अंदर जाता है वो क्या है, रिच ऑक्सीजन है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो एयर के साथ मिला हुआ होता है, तो उसी को हम इनहेल करते हैं, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर रीचिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। उसी तरह सेम जब ग्लूकोज से एनर्जी बनते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम खुद के अंदर तो नहीं रखते, उसको बाहर फेंकते हैं। ठीक है, उसको एक्सहेलेशन के माध्यम से
बाहर सांस डालते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया, इसको एक्सेलेरेशन कहा गया, मतलब बाहर सांस छोड़ना, उसको क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 3 पे। 3 नंबर पॉइंट पे, वन ब्रीथ कंप्राइजेस ऑफ वन इनहेलेशन एंड वन एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो एक आदमी का तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 बार इनहेल कर सकता है लेकिन उसे भी एक्सेलेरेशन ना ही करे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो ऐसा है कि अगर आदमी एक ही बार इनहेलेशन करता है तो एक ही बार उसके साथ एक बार एक्सेलेरेशन भी करता है, ठीक है। मतलब कि वन ब्रीथ मतलब एक बार जब इनहेल करते हैं तो उसके बाद फिर एक्सेल करना होगा, ना कि इनहेल करता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, ठीक है। ए नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन कैन ब्रीथ इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज हिज और हर ब्रीथिंग रेट। इसमें एक कहा गया है कि एक पर्सन, ठीक है, जितना बार भी, चाहे वो 10 बार, चाहे वो 15 बार, चाहे वो 20 बार, 1 मिनट में जितना बार भी वो सांस लेता है या सांस छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ ब्रीथिंग रेट, ठीक है। तो आप आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है, एज दिस इज अ वन शॉट वीडियो, मैं ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं समझा रहा हूँ, तो आपके लिए वीडियो एज ए रिविजन होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए होगा। और बाकी अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो एनसीईआरटी को पढ़ लेना, उसके बाद एक्शन का वो जो बायोलॉजी का बुक आता है उसको भी थोड़ा पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत आता है तो बाकी कमेंट बॉक्स में कह देना, और अगर कोई भी चैप्टर में या किसी भी नोट में दिक्कत आ रहा है, बुक से ये लाइन पे दिक्कत आ रहा है, तो क्या करना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये फोटो भेज देना प्रॉब्लम लिख के, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो आप आते हैं अगले स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम क्या समझेंगे, पहले स्लाइड में हमने देखा था बहुत कुछ रेस्पिरेशन के बारे में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में, तो अभी इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, द प्रोसेस बाय व्हिच फूड एंड ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर, ठीक है। जैसे कि हमारे बॉडी में भी किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को मतलब सेल की एक्टिविटी के लिए किसी को खाना चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी को किसी पार्ट में ब्लड चाहिए, किसी को पार्ट में डीऑक्सीजन ब्लड चाहिए, किसी पार्ट में ऑक्सीजन चाहिए। तो एक पार्ट से और एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में, हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप आ जाते हैं पहले पॉइंट पे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस इज डन बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम वो जो भी होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड द हार्ट, ठीक है। तो ब्लड तो आपको पता ही है, सब जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किसी को अगर जरूरत हो किसी भी बॉडी पार्ट में, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, मान लो मतलब सिग्नल्स के ब्लड के लिए अगर कोई भी बॉडी पार्ट में ब्लड चाहिए होता है तो ब्लड वेसल्स का काम इधर होता है। एंड हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, एक पंप की जरूरत है जो कि प्रेशर देता है एक पॉइंट से और एक पॉइंट में जाने के लिए, जो कि, ठीक है। उसके बाद आ जाता है तीसरे पॉइंट पे ये कहा है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड रिमूवल ऑफ CO2 एंड अदर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअली बेसिकली काम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या काम करते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सारे बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने में काम करता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट पहुंचाने में भी काम करता है, उसके बाद रिमूवल ऑफ CO2 मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर जो एक बाय प्रोडक्ट देता है उसका नाम क्या है, CO2। तो CO2 को निकालने में, बॉडी से एक्सहेल करने में काम करता है। उसके बाद एंड अदर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी वेस्ट खाने का डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्ट बचता है उसको एनएस के थ्रू एक्सहेल करने का हेल्प करता है। उसके बाद आ जाते हैं 4 नंबर पॉइंट पे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शंस एंड द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी है
ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है। जो भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो इन लोगों का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और हमारे बॉडी में हार्ट के अलावा कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं। हार्ट इज द ओनली ऑर्गन इन आवर बॉडी व्हिच पंप ब्लड इनटू आवर बॉडी, ठीक है। अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे, मतलब एक आदमी हार्ट स्ट्रोक से मरता है, और जो भी होता है वो हार्ट की वजह से होता है। अगर हार्ट में कोई मतलब प्रॉब्लम आ जाए ना पंप करने में, तो आदमी हार्ट स्ट्रोक करता है, इसलिए वो हार्ट अटैक का आदमी कहता है। तो आ जाते हैं 5 नंबर पॉइंट पे। तो 5 नंबर पॉइंट पे एक आ गई कि द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में 4 पार्ट है। अपर टू इज कॉल्ड आर्टरिया एंड लोअर टू इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो अपर आर्टिकल, लोअर वेंट्रिकल, देन इट इज कॉल्ड राइट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, ठीक है। ऐसे करके इधर पे देख सकते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स कॉल्ड आर्टरिया व्हेयर एज द लोअर 2 आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो इधर पे हमने सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इन ह्यूमंस, थोड़ा सा बहुत आइडिया लग गया होगा। ये आपका रिवीजन सेशन है, ठीक है। तो अगर क्लास आपको चाहिए पूरा ब्रीफ में डिटेल्स में 2-3 क्लास लगेगा, पूरा लाइफ प्रोसेस एकदम डिटेल्स में समझाऊंगा नोट्स देके। ये वन शॉट है, इसलिए मैं हल्का हल्का ऊपर से बता के जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ब्रीफली बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत बाकी रहेगा। वो तो नहीं तो बहुत लंबा क्लास जाएगा, इसलिए मैं काट ऑन करके जो भी इंपॉर्टेंट है उसको ला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं अगले स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या करता है, ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ब्लड वेसल्स का काम इतना ही है, ब्लड को हार्ट पे लाना, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, इतना ही सिंपल। बट उसमें भी है बहुत कुछ है सीखने को। तो ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स बहुत तरीके का होता है। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। किसका क्या काम है हम आगे सीखेंगे, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पहुंचाना आर्टरीज का काम होता है, ठीक है। और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लाना वेन्स का काम होता है। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पहुंचाने का काम, बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम होता है आर्टरीज का, और लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना हार्ट तक, ये किसका काम होता है, वेन्स का काम होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जिसमें ब्लड कैपिलरीज का काम आता है। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स एट कैपिलरीज। मतलब सेल्स में भी तो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, तो रिएक्शंस जब हो रहा है तो कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ गैस तो हो रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक्सचेंज अपने आप बीच में एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, इसलिए ब्लड कैपिलरीज का जरूरत होता है, ठीक है। तो उसी से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, उसके बाद एक्सेल करके हम उसे निकाल देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीशन पर। ये टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक इतने इधर पे मैं खत्म करता हूं, उसके बाद एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसी स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में, ठीक है। एक्सक्रीशन इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा क्लास यहीं पर खत्म होगा, ठीक है। और आप अगर यहाँ तक आए हो मेरा क्लास देखते देखते, तो एक बड़ा सा थैंक यू टू यू ऑल, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो जरूर दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। और एक्सक्रीशन पढ़ते हैं अभी। एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल एंड अदर नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। हम जो भी फूड खाते हैं हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, सब तो डाइजेशन होता है, सब कुछ डाइजेशन होता है, लेकिन सब बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता क्योंकि कुछ वेस्ट बचता है।
जिसको बॉडी क्या करते हैं, वो बॉडी से बाहर निकल देता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये होगा हमारे ह्यूमंस के लिए। तो अभी बात करते हैं यूनिसेलुलर के लिए, यूनिसेलुलर के लिए। ठीक है, सेलुलर के लिए, सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एमोबिया है, एमोबिया, बैक्टीरिया, वो कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। एमोबिया और बैक्टीरिया के लिए ज्यादा कुछ है नहीं सिस्टम, लेकिन वो कैसे करते हैं, वो डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं, डिफ्यूजन बाय देयर बॉडी सरफेस। और आप ये भी कह सकते हो कि एमोबिया एंड बैक्टीरिया एक्सक्रीट थ्रू स्मॉल टाइनी टेंटेकल्स, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू वो एमोबिया एंड बैक्टीरिया एक्सक्रीशन करता है। और उसके बाद आ जाते हैं प्लेन्स पे। प्लेन्स तो ज्यादा कुछ उसमें स्पेशल कुछ है नहीं सिस्टम कि वो एक्सक्रीशन ऐसे करे ऐसे करे, ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए प्लेन्स एक्सक्रीशन इज सिंपल, नॉट सो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और आपको तो पता होगा ह्यूमन के एक्सक्रीशन का प्रोसेस, इसमें किडनी होता है, किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, जो आप 11 एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो आप 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको कि नेफ्रॉन से कैसे होता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यूरेथ्रा, इसमें जो हमारा होता है ना, उसमें स्टोर होता है, उसके बाद यूरेथ्रा से निकल जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन इसके माध्यम से होता है। तो यहीं पे मेरा आज का क्लास खत्म करता हूँ। सबको मेरे तहे दिल से धन्यवाद, और आगे आशा करते हैं कि आगे और बेटर क्लास, बेटर क्वालिटी क्लास लेके आएंगे। ठीक है, स्टे ट्यून इन दिस चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे बेहतर कुछ सोचेंगे, आगे बेहतर करेंगे, और आप भी करते रहो। जय हिंद, चलो गुड बाय।